केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति कम्युनिटी के बीच सब कैटेगराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सब कैटेगराइजेशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो आज इस टॉपिक में हम इसी पूरे विषय पर बात करेंगे, हम इसी पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम, और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात कर ली है। खबर के बाद हम समिति की आवश्यकता क्यों है, एक बार इसको समझेंगे, इसकी जरूरत क्या है उस पर बात करेंगे। ये पैनल जो है वो क्या काम करने वाला है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा क्या इससे पहले भी कोई प्रयास किया गया है, क्या इससे पहले भी कोई रिकमेंडेशन आई है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका जो है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इस पूरे टॉपिक को आपका जो सोसाइटी का जो विषय है वहां से जोड़ सकते हैं। SC ST कम्युनिटी का जो टॉपिक है, जो सेगमेंट है, वहां से आप जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट से ये पूरा टॉपिक आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले समिति की जरूरत क्यों है एक बार उस पर बात करते हैं। तो ये जो समिति है, समिति का जो गठन है उसका इतिहास आपको दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में आप इसके इतिहास को खोज सकते हैं। तो ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक का परिणाम है कि अब सरकार की ओर से एक नई समिति का गठन किया गया है। क्या हुआ था इस बैठक में? तो इस बैठक में मुख्य तौर पर तेलंगाना में एक मडिगा समुदाय है, उस मडिगा समुदाय के आग्रह पर, उनके अनुरोध पर सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन की मांग पर विचार किया गया था। तो इस समिति में इस मांग पर विचार हुआ था। अब मडिगा समुदाय क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मडिगा समुदाय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मडिगा समुदाय अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में जो टोटल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसमें से 50% जो संख्या है वो केवल मडिगा समुदाय की है। लेकिन अगर आप लाभ की बात करेंगे, जो शेड्यूल कास्ट को लाभ मिलते हैं उसमें से कुछ ही हिस्सा है जो कि मडिगा समुदाय को मिल पाता है। बाकी शेष जो हिस्सा बचता है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो अपर लेवल के लोग हैं, जो अपर कम्युनिटीज हैं, उनको चला जाता है। जबकि उन अपर कम्युनिटीज की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो स्थिति है ये केवल तेलंगाना में ही नहीं है, बल्कि भारत के बहुत सारे राज्यों में आपको ये स्थिति दिखाई दे जाएगी, जहां पर शेड्यूल कास्ट की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें जो निचले स्तर पे जो पूरी कम्युनिटी आती है, जिनकी जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली ज्यादा खराब है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें सरकार की ओर से जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो नहीं मिल पाते। जबकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बीच जो ज्यादा प्रभावशाली कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा लाभ ले जाती हैं आरक्षण का, उन्हें सरकार की ओर से दिए जाने वाला फायदा ज्यादा मिलता है। और यही वजह है कि पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, इस तरह के बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य के भीतर अपने स्तर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में सब कैटेगराइजेशन को बढ़ावा दिया है। और इस सब कैटेगराइजेशन को कई अदालतों ने सही ठहराया है, इसको जो है उचित ठहराया गया है। तो ये हमने इसकी जरूरत पर बात की कि समिति का गठन क्यों किया जा रहा है। अब एक बार पैनल करेगा क्या, काम क्या करेगा, इसका कंपोजिशन कैसा होगा, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो समिति है, समिति जो है आपकी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव के साथ साथ इस पूरी समिति में आपको गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इनके जो सचिव हैं, इनके जो सेक्रेटरीज हैं वो भी समिति में शामिल हैं। यानी कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मिलाकर के समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा समिति काम क्या करेगी एक बार उस पर अगर आप बात करें तो समिति सबसे पहले तो सरकार की जो मौजूदा योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो हमारे संवेदनशील शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी कि उन लोगों तक जिनको अभी तक इस पूरी बेनिफिट का लाभ नहीं मिला है, तो उसके लिए उपाय खोजे जाएंगे। इसके अलावा संवेदनशील जो आपके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने की भी बात की जा रही है कि उनके लिए नई योजनाएं बनाई जा सकें। इसके अलावा जो लाभ सरकार की ओर से दिए जाते हैं शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तो उन लाभों का समान वितरण कैसे हो, यानी कि सभी कम्युनिटीज को एक समान लाभ कैसे मिले, वो सुनिश्चित करना भी समिति का काम होगा। इसके अलावा ये डिसाइड करना कि जो विशेष लाभ दिया जाएगा इस लाभ की पात्रताएं क्या होंगी, इस लाभ की एलिजिबिलिटी क्या होगी। जैसे कि अगर आप OBC कम्युनिटी में देखेंगे तो वहां पर आपको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिनकी जो आपकी सालाना आय है 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं।
उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन कौन सी पात्रताएं डिसाइड की जाएंगी, कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज होंगी जो कि ये तय करने वाली हैं। तो ये समिति का हमने काम भी देख लिया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या इससे पहले भी कोई प्रयास हुआ है। तो इससे पहले भी जो सबसे पहले ये डिमांड उठाई गई थी, वो डिमांड भी हमें मडिगा समुदाय के बीच से ही देखने को मिली थी, जिसकी ओर से 1994 में सबसे पहले ये डिमांड उठाई गई थी। इसके बाद सरकार की ओर से 2005 के बाद से इस पूरे मसले पर विचार करना शुरू किया गया। 2005 के आसपास उस वक्त हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय पेश की थी। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा था कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण जो है वो संभव है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक शर्त भी ऐड की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि जिन समुदायों को आवश्यकता है वो समुदाय जो है उनका जो पिछड़ापन है उसको लेकर हमें डेटा एकत्रित करना होगा, उसको लेकर हमें सबूत एकत्रित करने होंगे। ये सुझाव दिया था। तो उन्होंने कहा था कि संबंध में हम सर्वेक्षण करा सकते हैं, एक सर्वे करा सकते हैं, जिस सर्वे के आधार पर जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस आपके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा उस समय हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों जो राष्ट्रीय आयोग थे, उन दोनों ही राष्ट्रीय आयोगों ने इस पूरे विषय, इस पूरे कॉन्सेप्ट का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कोटा के भीतर कोटा नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हमें जो शेड्यूल कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनके भीतर जो कमजोर और संवेदनशील लोग हैं, अगर उनकी स्थिति में सुधार करना है तो इस संबंध में हमें सरकारी योजनाओं को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, सरकारी योजनाओं को और ज्यादा मॉडिफाई करना चाहिए ताकि उन लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सके। हालांकि 2005 में ही इन्हीं आयोगों ने यह भी कहा था कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी को जो आरक्षण मिलता है उसको सब कैटेगराइज करने से रोक दे। यानी कि सरकार ये कर सकती है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सरकार को ये करने से रोकता है। लेकिन आयोग का ये कहना था कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी कई रिपोर्ट से सामने आई जिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार ऐसा कर सकती है, जिससे जो आपकी वल्नरेबल सोसाइटीज हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं शेड्यूल कास्ट के बीच में, शेड्यूल ट्राइब के बीच में, उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। तो ये हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर ली है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब में देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। वहां पर आपको पीवीटीजीज का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, जहां जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके भीतर भी जो सबसे पिछड़े लोग हैं उन्हें पीवीटीजीज की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यानी कि शेड्यूल कास्ट में अभी तक इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिला है। चलिए, ये हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट हुआ। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा मडिगा समुदाय किस राज्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।